गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे हमारी लास्ट यूनिट एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ये पार्ट होते हैं हमारे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी कि इनमें क्या होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होती हैं। और हमारे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि जो हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं वो ओपन चेन भी हो सकते हैं या फिर उनमें रिंग स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन हो सकता है। उसके अलावा ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं हमारे सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आते हैं हमारे एल्केन्स और अनसैचुरेटेड में आएंगे हमारी एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स में हमारी डबल बॉन्ड होती है और एल्काइंस में हमारी ट्रिपल बॉन्ड होती है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है। तो यानी कि जो हमारी कार्बन की बॉन्ड पे डिपेंड करेगा कि यानी सिंगल बॉन्ड होंगी तो उनको हम बोलेंगे एल्केन्स, डबल बॉन्ड होगी तो उनको हम बोलेंगे एल्कीन्स, एंड ट्रिपल बॉन्ड होंगी तो उनको हम बोलेंगे एल्काइंस। तो अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स की। इनका जनरल फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n+2। यानी कि अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 1 से लेके और मतलब 1 2 3 4 5 ऐसी हो सकती है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो CH और ये फिर ये हो जाएगा 2+2 4। अगर 2 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा C2H6। इस तरीके से हमारा एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है ये। और इसके मतलब एन की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, हमें नेक्स्ट हायर एल्केन्स हमारा मिलता चला जाएगा। तो जो हमारा सिंपलेस्ट एल्केन होता है उसको हम बोलते हैं मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। उससे जो नेक्स्ट सीरीज़ में आता है CH3 यानी कि C2H6, उसको हम बोलते हैं इथेन। और उससे इस बाद फर्दर जो नेक्स्ट आता है उसको हम बोलते हैं प्रोपेन, जिसका फॉर्मूला होता है C3NH8। यानी कि हम जनरल फार्मूला हमें याद कर लेंगे तो CnH2n+2, उसमें n की वैल्यू चेंज करके हम मतलब कोई भी एल्केन्स हम बना सकते हैं। तो जो इनमें जो कार्बन होता है जिसकी वैलेंसी हमारी 4 होती है, ये रहता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। यानी कि जो कार्बन रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा और उसमें जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा कार्बन का, वो ओवरलैप करेगा किसके साथ, हमारे 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ। तो जैसा कि हमें पता ही है कि जो हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। और sp3 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल होगा हमारा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी और हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इसमें हमारे जो एल्केन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो इसीलिए इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। लैटिन में पैरम का मतलब है लिटिल और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। यानी कि इनकी किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने की मतलब टेंडेंसी काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये नॉर्मल जो भी हमारे रिएजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते। इसलिए इनका नाम पैराफिन्स भी दिया गया है। ठीक है। और दूसरा इसको क्या बोलते हैं, हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि हमें अभी पता चला कि इसमें जो हमारा कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडेशन में होता है। तो इसके जो ज्योमेट्री होती है वो हमारी होती है टेट्राहेड्रल। तो जो हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो एक टेट्राहेड्रन के शेप में मिलते हैं, जहाँ पे सेंटर में होता है हमारा कार्बन और मीथेन के केस में उसके चारों तरफ सराउंड करती है उसको हमारी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा ऑर्बिटल पिक्चर दे रखी है, जिसमें हमारा सेंटर में जो कार्बन है वहाँ पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और उसको वो चारों ओवरलैप कर रहे हैं हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। फिर नेक्स्ट दे रखा है हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मॉडल, यानी कार्बन सेंटर में और 4 हमारे हाइड्रोजन के साथ स्टिक कर रही हैं मतलब। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा सिंपल 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखा है, यानी कि जो हमारी बॉन्ड सिंपल बॉन्ड है, ये इनका मतलब है कि ये हमारे प्लेन में है, जिस प्लेन में हम अभी इसको देख रहे हैं। उसके बाद जो सॉलिड बॉन्ड है इसका मतलब है कि ये हमारे इस प्लेन से बाहर आ रही है। और जो हमारी डैश वाली है इसका मतलब है ये कि प्लेन के अंदर जा रही है। ठीक है। तो ये हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन है हमारे मीथेन मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे एंगल होता है, यहाँ बॉन्ड एंगल होता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ पे जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन हाइड्रोजन की वो होती है हमारी 110 पिकोमीटर। पिकोमीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻12 से।
ठीक है। और अगर इसको हम एंगस्ट्रॉन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 1.1 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन होते हैं हमारी मतलब लेंथ की यूनिट होती है, जिसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हमारे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल मीथेन का। अब हम बात करते हैं हम इथेन की। इथेन के केस में क्या होता है कि हम यहाँ पे हमारे कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होती है। इसके अलावा पहले वाले मीथेन में थी सारी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थी, लेकिन यहाँ इथेन के केस में एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो हमारी कार्बन कार्बन, जैसे कि हमें पता है कि कार्बन का साइज़ बड़ा होता है हमारी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी हमारी कार्बन हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होते हैं हमारे 154 पिकोमीटर, और हमारी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होते हैं यहाँ पे 110 पिकोमीटर, जिनको हम एंगस्ट्रॉम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 1.54 एंगस्ट्रॉम, और हमारी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 1.10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होता है वो आता है हमारा प्रोपेन का। तो जो अभी यहाँ पे जो हमारा इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमें पता है कि अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सिर्फ इसको 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारी इसकी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और इथेन के केस में हम इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बना के, और 2D फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक्चुअल में कैसे होता है, एक्चुअल में जो हमारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो कुछ चेन जो होते हैं हमारे कुछ इस तरीके से चलती है जिगजैग की फॉर्मेशन में, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट। और दूसरी बात जो ये होते हैं मतलब टेट्राहेड्रल होता है हमारा कार्बन, यानी कि जो प्लेन में होंगी बॉन्ड वो भी बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट नहीं होंगी। तो कैसे किस फॉर्म में मिलेगा, ये जिगजैग की फॉर्म में मिलेगा। अगर हम नॉर्मल मेथड में इनको कार्बन को नहीं भी लिखें तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन, यानी कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कार्बन पे हमारा CH3, उसके बाद लास्ट पे भी क्या है CH3, और सेंटर में क्या है हमारा CH2। ब्यूटेन को हम नॉर्मल ब्यूटेन को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि जहाँ पे भी हर एक एंड पे हमारा एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इधर यहाँ पे और यहाँ पे हर जगह क्या है हमारा कार्बन है। और उनकी वैलेंसी कार्बन की 4 कंप्लीट करने के लिए जो एंड पे आ जाएंगे हमारी CH3, और सेंटर में आ जाएंगी हमारी CH2। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम अपने एल्केन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जो कार्बन एटम होते हैं हमारे एल्केन्स में उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं पहले जो इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी कार्बन होता है हमारा, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन एटम, फिर आता है हमारा टर्शरी कार्बन एटम, और फिर आता है हमारा क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो प्राइमरी कार्बन एटम में क्या होता है कि या तो ये किसी एक कार्बन से लिंक होता है जो प्राइमरी कार्बन होता है, या फिर ये किसी भी कार्बन से लिंक नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम हमारा प्राइमरी कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल जैसे कि CH4 है, अब ये कार्बन किसी भी और कार्बन से लिंक नहीं है तो इसको हम प्राइमरी बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा CH3 एंड CH3। अब इनमें कार्बन कार्बन ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं, हमारे ये दोनों कार्बन हमारे प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये सिर्फ अपने अलावा एक कार्बन से ही अटैच्ड हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम वो होता है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से लिंक होता है। फॉर एग्जांपल CH3, CH2 एंड CH3। इसमें जो मिडल वाला कार्बन है, अब ये 2 कार्बन एटम से लिंक्ड है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम। और जो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट है ये हो जाएंगे हमारे प्राइमरी कार्बन एटम। इनको रिप्रेजेंट करते हैं 1 ऊपर लगा देते हैं हम डिग्री। ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा नंबर टर्शरी कार्बन एटम का, यानी कि जो 3 कार्बन एटम से लिंक रहेगा। तो उसमें 3 उसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाई करेंगे मतलब कार्बन, और बाकी फोर्थ हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन CH3, CH3 एंड CH3। तो जो इसमें सेंटर वाला कार्बन है ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री, और बाकी सारे हैं इसमें हमारे प्राइमरी कार्बन एटम्स। फिर आता है लास्ट में नंबर हमारा क्वाटरनरी कार्बन एटम का, यानी कि जिसकी चारों वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, कार्बन ही करेगा। यानी कि वो जो कार्बन होगा वो 4 कार्बन से घिरा हुआ होगा। इसका एग्जांपल होता है हमारा नियोपेंटेन, जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन
4 कार्बन से अटैच्ड है। जो हमारा सेंटर वाला कार्बन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्वाटरनरी कार्बन एटम, और बाकी चारों कौन से हैं, हमारे प्राइमरी कार्बन एटम हैं। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन एटम को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो कितने कार्बन एटम से जुड़ी हुई है, उसी हिसाब से वो हमारी हाइड्रोजन हो जाएंगी। यानी कि जिस कार्बन से हमारी हाइड्रोजन जुड़ी है, वो कार्बन एटम कितने दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसी बेसिस पे हम अपनी हाइड्रोजन को भी इसी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी कि उसके बाद फिर हम देखते हैं नोमेनक्लेचर हमारे एल्केन्स का। एल्केन्स को आयुपेक, एक इसमें दो टाइप के हमारे नाम होते हैं, एक तो इनका कॉमन नेम होता है, दूसरा हम इनका आयुपेक नोमेनक्लेचर होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमारा सफिक्स एन, यानी कि जो भी हमारा रूट वर्ड होगा उसके पीछे हम ऐड कर देंगे ANE। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मूला है अगर हमारा CH4, तो इसके लिए हमारा रूट वर्ड होता है मैथ, इसके पीछे हम ऐड करते हैं ANE, तो नाम इसका बन जाता है मीथेन। उसके बाद नेक्स्ट वाले को बोलेंगे हम इथेन, फिर नेक्स्ट हो जाएगी हमारी प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और इसी तरीके से हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स हमारा कोई भी है तो उसको हम नेमिंग उसकी कैसे करते हैं। तो उसके लिए अगर हमारा हाइड्रोकार्बन है जिसमें सारे कार्बन एटम एक सीधी चेन में है, यानी कि एक स्ट्रेट चेन बनी हुई है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, यानी कि नॉर्मल का हम N यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्ट्रेट चेन किसका फॉर्मेशन है, 4 कार्बन है एटम है, तो यहाँ पे CH3, CH2, CH2 एंड CH3, तो ये हमारी, इसको हम लिखेंगे N ब्यूटेन, जहाँ पे N का मतलब है हमारा नॉर्मल, यानी कि हम नॉर्मल ब्यूटेन से मतलब इसको हम लिखेंगे, यानी कि जो चारों कार्बन एटम है जहाँ पे ब्रांचिंग पॉसिबल है लेकिन वहाँ पे सिर्फ चारों कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में है, तो उसको हम बोलते हैं N ब्यूटेन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड रूल, क्या बोलता है कि जो हमारा ब्रांचिंग जहाँ पे हो रही है, अगर वहाँ पे टर्शरी कार्बन एटम है तो उसको हम बोलेंगे आइसो, अगर वहाँ पे क्वार्टरनरी कार्बन एटम है तो उसको हम बोलेंगे नियो। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आइसोब्यूटेन का, यानी कि इसमें जो सेंटर वाला कार्बन एटम है वो हमारा टर्शरी कार्बन एटम है, यानी कि ये 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन। इसी तरीके से पेंटेन के केस में भी अगर हमारी एक कार्बन एटम टर्शरी होगा तो उसको हम नाम दे देंगे आइसोपेंटेन। और लेकिन जब हमारा अगर पेंटेन में एक कार्बन आइटम हमारा क्वाटरनरी है, तो मतलब क्वाटरनरी सेंटर में हो जाएगा, उसके चारों तरफ हमारे 4 CH3 ग्रुप होंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा नियो पेंटेन। फिर हम नेमिंग की बात करते हैं हमारे अल्काइल ग्रुप्स की, यानी कि हम अल्काइल ग्रुप्स को हम कैसे नाम देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर अल्काइल ग्रुप पहले तो बनता कैसे है कि यानी कि कोई भी अगर हमारा फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4, इसका हमें अल्काइल ग्रुप बनाना है, तो इसमें से हम रिमूव कर देंगे एक हाइड्रोजन और हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का। तो जैसे इसका नाम था हमारा मीथेन, तो मीथेन में से हम क्या करेंगे, एक लास्ट वाली ई हटाएंगे और हम यहाँ पे एन हटा के मतलब ये ऐड कर देंगे YL। जो इसका सफिक्स था एन, उसको रिप्लेस कर दिया हमने YL से। तो मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल, इथेन से बनेगा इथाइल, प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। इस तरीके से हम इनकी नेमिंग करते हैं। और उसके बाद जैसे कि प्रोपेन से हमारी दो चीज़ें बन सकती हैं, क्योंकि एक तो वैसे मीथेन में हम रिमूव करेंगे तो सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, इथेन में कोई भी कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है। लेकिन जब प्रोपेन का नंबर आता है तो उस केस में हम दो जगह से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। अगर हम कॉर्नर से करते हैं किसी भी मतलब जो, या तो हम सेंट्रल वाले कार्बन एटम से रिमूव करेंगे या फिर हम जो कॉर्नर पे हमारा कार्बन एटम है उससे रिमूव करेंगे। तो पहले अगर किसी भी साइड एटम से हम रिमूव करते हैं जिसके आगे, तो वहाँ पे हम नेम देते हैं एन प्रोपाइल। एन का मतलब जो अभी ये प्रोपाइल ग्रुप है उसमें सारे कार्बन एटम एक लीनियर चेन में हैं। लेकिन अगर हम सेंटर से रिमूव करते हैं, सेंट्रल वाले कार्बन एटम में हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो अब ये वाला किसी और ग्रुप से अटैच होगा, मतलब जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करी है, तो ये कार्बन एटम हो जाएगा हमारा
टर्शरी, और इसका हम नाम देंगे आइसोप्रोपाइल का। क्योंकि आइसो वर्ड क्यों आया, क्योंकि अब ये कार्बन एटम क्या हो गया हमारा, टर्शरी हो गया है। उसके बाद अगर हम एन ब्यूटेन से रिमूव करते हैं, तो अगर साइड बिल्कुल जो कॉर्नर वाले कार्बन से रिमूव करेंगे हाइड्रोजन, तो नाम हो जाएगा एन ब्यूटाइल। अगर सेकंड वाले से हम करते हैं तो नाम हो जाएगा हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर हम हमारी नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है, उसकी जगह पे हमारी आइसोब्यूटेन है, वहाँ पे ये जो आएगा इधर से आएगी ये बॉन्ड, क्योंकि हम आइसोब्यूटेन से अब रिमूव कर रहे हैं और साइड वाले हाइड्रोजन एटम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर हमारा, इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, क्योंकि इसमें जो कार्बन हमारा अटैच होने वाला है उससे नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा है हमारा, टर्शरी है। और अगर यहाँ पे सेंटर से हम रिमूव कर देंगे तो हमारा वो कार्बन आइटम हो जाएगा टर्शरी, तो उसका नाम देंगे हम टर्शरी ब्यूटाइल का। फिर हम बात करते हैं आयुपेक नेमिंग सिस्टम की। अगर हमारी स्ट्रेट चेन है तो हम उनका रूट वर्ड लिखेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे एन। अगर हमारी ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग के केस में हमारे कुछ रूल्स होते हैं, उसको हमें देखना होता है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट जो हमारा होता है वो हम देखते हैं कि, यानी कि सबसे पहले हमें ढूंढनी होती है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो जहाँ पे भी हमारी लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन होगा, फिर सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पर है। उसके बाद फिर हम उसमें नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग हम कैसे करते हैं, नंबरिंग हम ऐसे करते हैं कि जहाँ पे भी ब्रांचिंग है, उस ब्रांच पे हमारा जिस साइड से हम नंबरिंग करने पे उस पे लोवेस्ट नंबर आ रहा है, उस तरीके से हम वहाँ पे नंबरिंग करेंगे। यानी कि जो हमारा साइड ग्रुप है उस पे हमारा आना चाहिए लोवेस्ट नंबर। ठीक है। तो अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है हमारा CH3, उसके बाद है हमारा CH3 तो इस केस में हम नंबरिंग चाहे 1 2 3 कर लें या फिर 1 2 3 कर लें। तो जो हमारा साइड ग्रुप है CH3 उस पे सेकंड नंबर ही आ रहा है, तो हम किसी भी साइड से इस पे हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी हमारी, ये 3 कार्बन एटम जो हमारे एक लीनियर चेन में है, तो ये हो जाएंगे हमारी लॉन्गेस्ट चेन। या फिर इसके अलावा हमारी जो ये वाली चेन है ये भी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन को हम काउंट कर सकते हैं। अब ये वाला ग्रुप हमारा साइड ग्रुप हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब सेकंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोपेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में बात करते हैं। अब इस वाले में क्या होता है कि हम इसको ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे हम बात करें तो अब इस वाले कंपाउंड में अगर हम नंबरिंग इसके अपोजिट साइड से कर दे तो फिर मिथाइल ग्रुप पे आता है नंबर 3। लेकिन अगर हमने नंबरिंग यहाँ से की है, क्योंकि अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप पे नंबर आ रहा है 2 जो कि स्मॉलेस्ट है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल और 4 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। फिर नेक्स्ट वाले पे इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन हमारी 3 कार्बन की बन रही है, तो हम लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आता है जो ये एग्जाम्पल है हमारा, तो इसमें हम सेकंड इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और फोर्थ पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है यहाँ पे इथाइल ग्रुप। तो नंबरिंग के टाइम पे, और हाँ, नेम लिखते टाइम हम उस ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। यानी कि इथाइल और मिथाइल में से ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम इसका नाम लिखेंगे 4 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि इसमें हमारे 6 कार्बन एटम हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग हम इस तरीके से करेंगे। तो अगर यहाँ पे अब ये देखो, अब यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3, तो थर्ड पे इथाइल आ रहा है, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो ये भी थर्ड पे इथाइल आ रहा है। लेकिन अब जब यहाँ पे इस तरीके का क्लैश हो रहा हो तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ पोजिशन पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप। अगर हम यहाँ से करते तो 4, तो यहाँ पे आ जाता है फिफ्थ में इस साइड से। इसलिए हमने नंबरिंग कहाँ से करी है, जहाँ पे मैक्सिमम जो हमारे साइड ग्रुप लगे हुए हैं उन पे हमारा लोवेस्ट नंबर आए, तो हमने इस तरीके से इसमें नंबरिंग करनी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे इथाइल जो मतलब ग्रुप पहले आता है, और 3 और 6 पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 3 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन।
और कुछ और पॉइंट की बात करते हैं जो हमारा आयोबिक नेम लिखते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर हमारे दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं एक चेन पे, तो यानी कि इसमें थर्ड पोजीशन पे और सिक्स पोजीशन पे दो अलग अलग हमारे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, और ये दोनों दोनों साइड से हमारा अगर हम किधर से भी नंबरिंग करें तो थर्ड नंबर ही आएगा इन दोनों के ऊपर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि जो ग्रुप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसके ऊपर लोवेस्ट नंबर आए। तो यहाँ पे हमारा इथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेटिकल में अगर हम देखेंगे तो पहले आता है हमारा इथाइल ग्रुप। तो इसमें नंबरिंग के टाइम पे क्या हो जाएगा, पहले हम इधर से नंबरिंग करेंगे जहाँ पे इथाइल ग्रुप पे पहले मतलब यहाँ पे लोवेस्ट नंबर आए। तो हमने नंबरिंग लेफ्ट साइड से करी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल क्या बोलता है हमारा कि इसमें ये कह रहा है कि अगर पेरेंट चेन से हमारी ब्रांचिंग हो रखी है और उस ब्रांच जो हमारा है, जो सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है साइड में, उसके ऊपर उसके अंदर भी फर्दर ब्रांचिंग है, यानी कि एक तो हमारे मेन ग्रुप से हमारा साइड एटम लगे हुए हैं जो साइड ग्रुप लगा हुआ है, और साइड ग्रुप के अंदर फिर से ब्रांचिंग है, तो उनमें उन केस में हम क्या करते हैं, तो उन केस में भी हम नंबरिंग करते हैं उनके उस जो साइड चेन होगी उसमें भी हम सब लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, और फिर उसके बाद उसमें फर्दर नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि फिर से वही ध्यान रखेंगे जो हमारा साइड आइटम लगा हुआ है उस पर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आए। ठीक है। और जहाँ जिस कार्बन एटम से वो पेरेंट चेन से अटैच्ड होगा उस पे हमारा नंबर 1 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमारा एग्जाम्पल है नोनेन का, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन में हमारे 9 कार्बन एटम है, जिसमें सेकंड पोजीशन पे हमारा इथाइल मिथाइल ग्रुप है, सेवन्थ पे इथाइल ग्रुप है, और फिफ्थ पोजीशन पे जो हमारी 4 कार्बन एटम है टोटल, उसमें हमारे चेन बनी हुई है। तो अगर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि जो पेरेंट एटम से जो एटम अटैच्ड है उस पर आएगा हमारा नंबर 1, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे नंबर 2, उससे नेक्स्ट वाले पे नंबर 3। तो इसका नाम देते टाइम पहले तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही देखेंगे। तो सेवन्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है हमारा इथाइल ग्रुप, सेकंड पे है हमारा मिथाइल, और फिफ्थ पोजीशन से हमारा क्या अटैच है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब इस 2 मिथाइल प्रोपाइल को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसकी जो साइड चेन है ये एक्चुअल में नंबर 1 नंबर 2 जो हमारे मेन चेन के थे उनकी बात नहीं हो रही है। जो फिफ्थ पोजीशन से जो हमारी अलग से चेन लगी हुई है हम उसका नाम है ये 2 मिथाइल प्रोपाइल। और फिर हमारे 9 कार्बन एटम है तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा हमारा नोनेन। फिर हमारा जो नेक्स्ट रूल बोलता है कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें डिसाइड करना है, तो हम जो सब्सिट्यूएंट का उनका कंप्लीट नाम देखेंगे। फॉर एग्जांपल उसमें लगे हुए हैं अगर सफिक्स प्रीफिक्स लगे हुए हैं, डाई मतलब 2 के लिए, ट्राई मतलब 3 के लिए, तो उनको भी हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें 10 कार्बन एटम हैं तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा डेकेन। तो इसमें सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, और हमारा सेवन्थ पोजीशन पे इथाइल है, और फिफ्थ पोजीशन पे फिर से हमारा एक बड़ी चेन लगी हुई है। तो नंबर 1 कार्बन आएगा उस कार्बन एटम पे जो हमारा फिफ्थ कार्बन से अटैच्ड है, 2 3 4 4 कार्बन की यहाँ पे चेन है। तो यहाँ पे फिफ्थ वाला हम सबसे पहले लिखा हमने 1 2 डाई मिथाइल, डी इसलिए पहले आया है क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई और एम से पहले आता है। तो 1 2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, उसके बाद फिर फर्दर आएगा हमारा 7 से बनेगा हमारा इथाइल, और 2 से क्या बनेगा हमारा मिथाइल डेकेन। ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है, ये सिर्फ हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए है। नॉर्मल केस में हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब हम देखेंगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट का, तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जैसे कि 2 मिथाइल होंगे किसी पे तो डाई मिथाइल लिखेंगे वहाँ पे, लेकिन वो डाई मिथाइल का डी वहाँ पे कंसीडर नहीं करते। वहाँ पे अगर दूसरा इथाइल लगा हुआ है तो पहले हम इथाइल लिखेंगे, उसके बाद फिर हम डाई मिथाइल लिखेंगे। ठीक है। तो ये ध्यान नेमिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना होता है इसमें। फिर हमारा नेक्स्ट जो इसमें रूल होता है वो किसके लिए होता है कि अगर हमारी दो बराबर की पॉसिबल हमारी हो रही हैं साइड चेन, तो उसमें नंबरिंग करते टाइम हम ये ध्यान रखते हैं कि जो पॉसिबल चेन है उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स
होंगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे हम पेरेंट चेन। यानी कि जो हम पेरेंट चेन देखेंगे उस पे क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा साइड चेन्स लगी होनी चाहिए। उस तरीके से हम उस साइड चेन का मतलब नंबरिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दो कंपाउंड हैं, यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले को कंसिडर करते हैं तो इसमें हमारी एक साइड चेन होगी, ये दो, तीन और चार साइड चेन होंगी। तब हम कंसिडर करते हैं जब हम इस वाली चेन को हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमारी चार साइड चेन आ जाती हैं। लेकिन अगर हम अपनी साइड चेन लेते हैं तो यहाँ पे हमारी 1, 2 और 3 सिर्फ तीन साइड चेन आती हैं। तो पेरेंट चेन अगर हमारा दो पॉसिबल हैं और दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो उस केस में हम वो वाली पेरेंट चेन देखेंगे जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स पॉसिबल हों। तो पहले वाले में हमारी चार साइड चेन है और दूसरे वाले में हमारी तीन साइड चेन है। तो हम पेरेंट चेन ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर अब बात करते हैं इसमें हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो जो हमारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन में तो कोई भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। और आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म ये होता है जिनका ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ठीक है, और एल्केन के केस में सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे जैसे कि ब्यूटेन है, ब्यूटेन के केस में हम दो टाइप की ब्यूटेन हो सकते हैं, या तो चारों कार्बन एटम एक लीनियर चेन में हो तो उसको हम बोलेंगे एन ब्यूटेन, या फिर चारों कार्बन एटम में से एक CH3 हट के किसी सेंटर वाले कार्बन पे लग जाएगा तो यहाँ पे मतलब फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे आइसोब्यूटेन का। ठीक है, तो इसी तरीके से पेंटेन भी तीन हमारे आइसोमर में एग्जिस्ट कर सकती है। एक एन पेंटेन जिसमें हमारे चारों एक लीनियर चेन में रहेंगे, एक दूसरी होती है हमारी आइसोपेंटेन जिसमें हमारा एक कार्बन एटम टर्शरी होगा, और एक होती है हमारी नियोपेंटेन जिसमें हमारा एक कार्बन एटम क्वाटरनरी होता है। तो यहाँ पे और इनके एन पेंटेन ये इसका कॉमन मतलब नेम है और पेंटेन इसका आयोपेक नेम है। तो इसी तरीके से आइसोपेंटेन इसका कॉमन नेम है और इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका हमारा रहेगा ये आयोपेक नेम। नियोपेंटेन फिर से कॉमन नेम है और हमारा 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन जो होगा वो रहेगा इसका आयोपेक नेम। तो इसी तरीके से जो हमारा C6H14 होता है उसकी 5 आइसोमर पॉसिबल हैं, C7H16 के 9 आइसोमर और C8H18 के हमारे 18 आइसोमर पॉसिबल हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं सोल्व करने के लिए जिसको हम कर सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ एल्केन्स और उनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।